नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैर प्रोडक्शन। ठीक है, पैर प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल अगर कंबाइन होते हैं, मतलब एनहीलियन होता है जब उनमें, तो क्या होता है एक नया पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। देखो एग्जांपल के तौर पे देखो हम यहाँ लेते हैं कि ये देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है प्लस एक पॉजिट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमें एक फोटोन मिलता है। एनहीलियन होने के बाद क्या मिलता है, एक फोटोन मिलता है। ये जो रिएक्शन होती है ये एग्जैक्टली पॉसिबल होती है, मतलब ये जो पेयर जो है कंबाइन होना होता है इन दोनों का, एनहीलियन होना पॉसिबल है और वो क्या बनाता है कि फोटोन बनाता है। गामा क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम विचार करते हैं क्या एग्जैक्टली इसकी रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है क्या, यानी कि नीचे रिएक्शन देखो एग्जैक्टली कि जो हमारा फोटोन है क्या वो इन दोनों पेयर के अंदर वापस प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, या वापस वो उसके अंदर डिवाइड हो सकता है, यानी कि क्या एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को, ठीक है, प्रोड्यूस कर सकता है क्या। यानी कि अगर सिंपली हम देखें अगर, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों नहीं होता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशन हम रेफरेंस पर रखेंगे, कुछ कंडीशन हम लोग प्रूव करेंगे। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर A photon cannot produce an electron-positron pair in free space, यानी कि फ्री स्पेस में कोई भी फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस नहीं करता है इस प्रकार। ठीक है, क्यों नहीं करता है, ठीक है, until कब तक नहीं करेगा वो, A photon having minimum energy या threshold energy, यानी कि ये फोटोन स्वतः ही इसके अंदर डीके नहीं होगा। इसको अगर आप सॉरी नहीं प्लस रहेगा, ठीक है, इसको आप अगर डीके करवाना चाहते हो तो उस फोटोन को आपको मिनिमम एनर्जी देनी होगी, यानी कि मिनिमम एनर्जी आपको देनी होगी और वो जो मिनिमम एनर्जी होगी वो कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी ये फोटोन जब गेट करेगा तो वो ये दोनों पेयर को प्रोड्यूस करेगा, ये इसकी पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी की पहली कंडीशन में वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि वो मिनिमम एनर्जी जो फोटोन को चाहिए वो कितनी चाहिए, वो ग्रेटर देन 2m0c², यानी कि इतनी एनर्जी उसे मिनिमम चाहिए। इज और दूसरी कंडीशन क्या है, इज पास्ड थ्रू ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो जो फोटोन इतनी एनर्जी लेने के बाद उस स्ट्रॉन्ग फील्ड से वो क्या होना चाहिए, पास थ्रू होना चाहिए, तो ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, एल्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्टली हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली हम ये चीज गेट कर चुके हैं, हम इसको थ्योरेटिकली प्रूव करके देखते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा एम क्या रहेगा, फर्स्टली हम फाइंड आउट करेंगे कि जो मिनिमम एनर्जी हमें जो रिक्वायर्ड है इसको जो मतलब इसकी रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए वो क्या होगी। तो इसके लिए लेट एज्यूम दैट ए फोटोन सडनली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। मान लिया, हम ये मान के चलते हैं, हमें ये पता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है जब तक कि थ्रेशोल्ड एनर्जी फोटोन को नहीं मिले, पर एग्जैक्टली हमें मान के चलते हैं हमारे थ्योरेटिकल परसेप्शन में हमारे कि ये अपने आप ही डीके हो चुका है। ठीक है, मान लिया अपने आप डीके हो चुका है, ठीक है, और वो जो पेयर उसने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो ऑफ रेस्ट मास m0 इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों ही कंडीशन में बैठा दिया हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कंडीशन में हटा दी हमने और स्ट्रॉन्ग फील्ड की कंडीशन भी हटा दी कि कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, फिर भी हमारी कल्पनाओं के अंदर वो पेयर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो उसने पेयर प्रोड्यूस कर दिया इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमारी एज्यूम्पशन जो हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि उसने पॉसिबल ये रिएक्शन हो सकती है, तो उसके लिए जो फोर मोमेंटम जो लिखा जाएगा वो एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, देखो एग्जैक्टली कंपोनेंट ऑफ फोर मोमेंटम, इस रिएक्शन के लिए फोर मोमेंटम के कंपोनेंट लिखे जा रहे हैं। वो क्या एग्जैक्टली, पहला है फोटोन के लिए। ठीक है, फोटोन के लिए देखो एग्जैक्टली p1 इंडिकेट करता है पहला पार्टिकल, ठीक है, जो एग्जैक्टली क्या फोटोन है आपका। ठीक है, और यहाँ पे म्यू इंडिकेट करता है सभी डायरेक्शन में इसका मोमेंटम, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में और t डायरेक्शन में इसका मोमेंटम। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर p1 शो करता है पहले पार्टिकल का स्पेशियल मोमेंटम, मतलब x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, और एग्जैक्टली यहाँ कोमा लगा हुआ है, और जो अगला क्या है वो मोमेंटम टाइम डायरेक्शन में, टाइम की डायरेक्शन में, जो कि फोर्थ मोमेंटम होता है, और उसे आयोटा ई अपॉन सी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये तीन कंपोनेंट तो रियल स्पेस के कंपोनेंट है
और ये चौथा कंपोनेंट क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट। हम टाइम को क्या मानते हैं, एग्जैक्टली इमेजिनरी मानते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इमेजिनरी हो गया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ जो पार्टिकल जो है एग्जैक्टली उसका मोमेंटम किस प्रकार फाइंड आउट किया जाए। तो सिंपल देखो, किसी भी फोटोन का मोमेंटम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो हमारा सूत्र होता है, जो मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन लैम्बडा होता है। लैम्बडा को एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं, हम लैम्बडा को एग्जैक्टली c अपॉन म्यू लिख सकते हैं। उस फार्मूले को उसमें अप्लाई करने पर एग्जैक्टली फार्मूला जो लास्ट मिलेगा मोमेंटम का, वो क्या मिलेगा, एग्जैक्टली h न्यू अपॉन c मिलेगा आपको, ठीक है। वो देखो एग्जैक्टली मैंने h न्यू अपॉन c लिखा है, ठीक है। और जो आपका फोटोन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको डिसाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो एक यूनिट वेक्टर लिया, यानी कि n कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोन किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डिसाइड करेगा एग्जैक्टली आपका ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। और सिमिलरली वो कोमा मेंटेन है। और जो e को एग्जैक्टली हम फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हैं, इन फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, वो लिखते हैं e h न्यू। तो मैंने यहाँ पे देखो e h न्यू लिख दिया, ठीक है, अपना सेम फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली सेकंड इस पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारा फोर मोमेंटम कंपोनेंट जो होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, वही सिंपल है उसका मोमेंटम, स्पेशल मोमेंटम रियल पार्ट जो होगा, और ये एग्जैक्टली उसका इमेजिनरी पार्ट सिमिलर है, बस मैंने यहाँ पे E2 लगा दिया है। दूसरे पार्टिकल आप चाहो तो यहाँ पे E1 भी लगा सकते हो, ठीक है, मतलब पहले पार्टिकल के लिए। सिमिलरली आप पॉजिट्रॉन के लिए मैंने लिखा एग्जैक्टली इस प्रकार है P3 और आयोटा E3/C। ये एग्जैक्टली फोर मोमेंटम कंपोनेंट्स हो गए हमारे इस रिएक्शन के पार्टिकल्स के। अब देखो एग्जैक्टली हम यहाँ अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। कौन सा कंजर्वेशन करेंगे, फोर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर, एग्जैक्टली मैथमेटिकली फोर लिखा है, आप इसे हिंदी में देख सकते हो, फोर मोमेंटम, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस मोमेंटम की कंजर्वेशन से क्या हमें फाइंड आउट होता है कि इस रिएक्शन के हैपन होने से पहले मोमेंटम और इस रिएक्शन के घटित होने के बाद इन दोनों के मोमेंटम का जोड़ दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वही तो एग्जैक्टली कंजर्वेशन का नियम होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर P1 म्यू इज इक्वल टू P2 म्यू प्लस P3 म्यू, यानी कि इसका मोमेंटम और इसके मोमेंटम का जोड़ इसके मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो कि इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन का खुद के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन में मिलेगी, उसका मैं इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा कि वो क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। देखो टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट जब करेंगे खुद का खुद के साथ, तो देखो ये वाला मोमेंटम जो है ना इसका फोटोन का, वो खुद के साथ एग्जैक्टली स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है। ये देखो ये दोनों जो एग्जैक्टली आपस में स्केलर तरीके से हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है खुद के खुद से, ठीक है। इससे जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रही देखो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे, वो क्या होगा, P1 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P2 म्यू स्क्वायर प्लस P3 म्यू स्क्वायर प्लस 2P म्यू और P3 म्यू हो गया, एग्जैक्टली हो गया। अब देखो एग्जैक्टली हम इसको बारी-बारी से फाइंड आउट करेंगे। पहला क्या एग्जैक्टली देखो आपका, पहला मेरा है एग्जैक्टली P1 म्यू का स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली देखो P1 म्यू एग्जैक्टली ये रहा, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, खुद का खुद के साथ स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब गुणा होगा, एग्जैक्टली वहां पर जिस तरह लिखा गया है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर थी और ये एग्जैक्टली इसके बराबर है। तो देखो यहाँ एग्जैक्टली लिखता हूं मैं यूनिट वेक्टर n h न्यू अपॉन c, है ना, ये तो हो गया एग्जैक्टली रियल पार्ट और ये होगा एग्जैक्टली इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, h न्यू अपॉन c। क्लियर हुआ, ये स्केलर प्रोडक्ट खुद के साथ ही हो रहा है, मतलब n आपका, ठीक है, h न्यू अपॉन आपका c और आयोटा h न्यू अपॉन आपका c, ये एग्जैक्टली दोनों में स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसका जो फाइनल जो परिणाम मिलेगा हमें वो एग्जैक्टली इस प्रकार मिलेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर से जो गुणा होता है तो एग्जैक्टली 1 फाइंड आउट होता है, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा देखो तो क्या होगा, एग्जैक्टली h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर फाइंड आउट होगा, ठीक है। देखो ये एग्जैक्टली रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये जो इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा एग्जैक्टली हमको माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर, सॉरी ना, आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली 1 होती है, ठीक है, माइनस, ठीक है, वो हो जाएगा आपका h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन आपका c स्क्वायर। अब देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ माइनस क्यों लगा दिया, एग्जैक्टली को आपको एक इमेज में दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली कोई भी मोमेंटम का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सभी रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है, इनवेरिएंट होता
होता है, जो कि एग्जैक्टली आपको ये लेक्चर दिख रहा होगा। इस लेक्चर में हम इसको ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आपको अगर फिर भी इसका प्रूफ देखना हो, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली आपके वहां पर जो पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, वो होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। वो तीन कंपोनेंट तो हैं आपके रियल पार्ट के, स्पेशल कंपोनेंट। चौथा कंपोनेंट क्या होता है आपका पी टी स्क्वायर, मतलब वो किसका कंपोनेंट है, वो एग्जैक्टली टाइम का कंपोनेंट है, जो कि इमेजिनरी है। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर तीनों जो एक्स वाई जेड के इमेजिनरी मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ये किसका है, एक्स वाई जेड का है। और चौथा कंपोनेंट जो किसका है, इमेजिनरी का है, तो मैंने यहाँ पे इसको अलग रखा था। लेकिन वो पूरा मोमेंटम को जो है दोनों के जुड़ने से बनता है, इसलिए एग्जैक्टली यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। किसकी वजह से, आयोटा और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जीरो फाइंड आउट होगा, मतलब दोनों सेम वैल्यू है एग्जैक्टली आपकी, ठीक है, तो जीरो फाइंड आउट होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट हो गई, ठीक है। जो लेक्चर मैंने आपको मेंशन किया, इस लेक्चर में हमने जो फाइनल आउटकम निकाला था वो ये था कि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम का जो स्क्वायर होता है वो एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू रखता है। वो वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पार्टिकल के लिए देखूंगा, जो P2 पार्टिकल है, इसके लिए उसकी वैल्यू जो वो क्या होगी एग्जैक्टली, वो होगी एग्जैक्टली P2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस M2 स्क्वायर और आपका C स्क्वायर होगा, ये होगा एग्जैक्टली। और इस पार्टिकल के लिए लिखो तो क्या होगा एग्जैक्टली, P3 म्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस M3 स्क्वायर और आपका C स्क्वायर। लेकिन देखो एग्जैक्टली हमने यहाँ कंडीशन क्या रखी है कि वहां पर जो रेस्ट मास m0 होगा, किसका, पार्टिकल का रेस्ट मास क्या होगा एग्जैक्टली आपका m0 होगा। तो एग्जैक्टली पार्टिकल के पास 2 और 3, और दोनों देखो एग्जैक्टली दोनों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, दोनों का मास जो होता है दोनों का क्या होता है एग्जैक्टली सेम होता है। इसका मतलब एग्जैक्टली मैं इसको m0 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसे एग्जैक्टली क्या लिख सकता हूँ, आपका m0 लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ। इन इक्वेशंस को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, किसमें, मेरी इस वाली इक्वेशन में। तो एग्जैक्टली मुझे पहले का आंसर क्या मिला, 0, ठीक है, 0 इक्वल टू फर्स्ट P2 स्क्वायर जो है उसका वैल्यू क्या होगी एग्जैक्टली आपकी माइनस आपका, ठीक है, m स्क्वायर और आपका C स्क्वायर m0 का, ठीक है। सेकंड P3 वाले में क्या होगा एग्जैक्टली माइनस आपका m स्क्वायर 0 और आपका C स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट क्या होगा एग्जैक्टली आपका वो होगा 2, है ना, आपका P2 म्यू और आपका P3 म्यू, ये एग्जैक्टली होगा। यहाँ से देखो एग्जैक्टली हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, यही हमारा सबसे मेन चीज है। ये एग्जैक्टली देखो यहाँ बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि देखो एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, बीच में क्या होगा, क्या होगा, डॉट होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली मैं यहाँ से इसके वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, 2p है ना, 2 म्यू डॉट आपका p आपका 3 म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों एग्जैक्टली इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ क्या बचेगा आपका 2 है ना, m0 का स्क्वायर और आपका C है। ये एग्जैक्टली हमें इक्वेशन फाइंड आउट हुई। हम इस इक्वेशन में एग्जैक्टली देखो इसको हम नई फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना, 2 से 2 में कैंसिल कर सकता हूं, मतलब P2 म्यू डॉट आपका P3 म्यू, ठीक है। और एग्जैक्टली जो होगा वो क्या होगा एग्जैक्टली m0 स्क्वायर और आपका C स्क्वायर। देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन से हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि जो आपका रेस्ट मास होता है ना, ठीक है, उसका स्क्वायर, देखो मास हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन मास का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और C स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये ऑलवेज क्या रहेगी, ये ऑलवेज आपकी ग्रेटर देन रहेगी, किससे, आपके जो है वो 1 से, है ना, ग्रेटर देन चीज को क्या रहेगी आपकी 1 रहेगी। अब देखो P2 म्यू, ठीक है, P2 म्यू की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं और 3 म्यू की वैल्यू अपन यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं लिखता हूं एग्जैक्टली देखो कि यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। देखो P2 म्यू डॉट आपका P3 म्यू इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लिखता हूं, ठीक है। इन दोनों को एग्जैक्टली स्केलर प्रोडक्ट करके, ठीक है, यहां देखो एग्जैक्टली P1 म्यू कॉमा एग्जैक्टली यहां से होगा आपका आयोटा आपका E2 और आपका, है ना, वो हो जाएगा आपका C और डॉट प्रोडक्ट आपका, ठीक है, P और आपका 3 वाला है तो P3 आप इक्वेशन से आप मैच कर सकते हैं, जो आपका आयोटा आपका E3 है ना अपन आपका C हो जाएगा, क्लियर हुआ। और यहां से देखिए में क्या फाइंड होगा, हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका P2 म्यू डॉट आपका
3 म्यू इज इक्वल टू क्या होगा एग्जैक्टली P2 और P3, P2 डॉट आपका P3 इन ए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और चौथा कंपोनेंट होगा जी आयोटा से आयोटा क्या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और दोनों गुना हो जाएंगे, मतलब आपका E2 से है ना आपका E3 गुना हो गया अपॉन आपका क्या हो गया जी C स्क्वायर हो गया। और ये या कंडीशन क्या लगेगी, ये ग्रेटर देन क्या होगा जी आपका 1 होगा, ये भी ग्रेटर देन क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली हम लोग, ठीक है, कि ये इक्वेशन को एग्जैक्टली इस इक्वेशन को देखिए आपको है ना, यहां हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है, यानी इस क्वांटिटी का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वांटिटी इससे बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो क्या होगी, वो माइनस में आ जाएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो P2 देखो इसके बीच में क्या लगा हुआ है, इसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। और स्केलर मतलब A डॉट B का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और cos थीटा, मतलब एंगल इन बिटवीन A एंड B। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो P2 में और P3 में एंगल वो कितना आपका मान लिया cos थीटा एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्टली वो ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन होगा एग्जैक्टली आपका E2 और E1 से, है ना, E2 E3 और आपका जो है वो आपके C स्क्वायर, इससे क्या होगा एग्जैक्टली आपका बड़ा होगा, ये क्वांटिटी क्या होगी इससे बड़ी होगी तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो एग्जैक्टली यहां से देखो एग्जैक्टली आप यहां से एक कंडीशन और फाइंड आउट होगी, कंडीशन क्या फाइंड आउट एग्जैक्टली मैं लिखता हूं यहां पर, है ना, कि जो cos थीटा होगा, ठीक है, cos थीटा वो एग्जैक्टली बड़ा होगा, ये दोनों क्वांटिटी में एग्जैक्टली नीचे भेज देता हूं, ठीक है। यहां से क्या करता हूं एग्जैक्टली आपका E2 अपॉन है ना वो हो जाएगा एग्जैक्टली आपका P2, ठीक है, और आपका C स्क्वायर, क्लियर हो गया है ना। और यहां से देखो एग्जैक्टली आपका E3, ठीक है, और आपका जो है वो P और 3 और आपका C स्क्वायर, क्लियर हुआ। ये क्वांटिटी एग्जैक्टली हमें फाइंड आउट हुई, ठीक है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू इससे बड़ी होगी। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या, हमें एग्जैक्टली चाहिए ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली ये C स्क्वायर है ना, यहाँ पे C और C ही होगा, ठीक है, यहाँ पे C और C होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल में एनर्जी मोमेंटम रिलेशन काम करूंगा, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ एग्जैक्टली वो क्या शो करता है एग्जैक्टली, वो शो करता है यहाँ से एग्जैक्टली E स्क्वायर बराबर, ठीक है, वो होता है एग्जैक्टली आपका P का स्क्वायर C का स्क्वायर प्लस आपका M0 का स्क्वायर और आपका C की पावर 4, ठीक है। इस इक्वेशन से में क्या फाइंड आउट होता है कि जो E स्क्वायर की जो वैल्यू है जो दोनों को जोड़ करके बनी है, ठीक है, तो E स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या है ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन आपका P स्क्वायर में एग्जैक्टली आपके C स्क्वायर से, क्लियर हुआ। यहां से हमें इक्वेशन क्या मिली एग्जैक्टली कि E जो है वो एग्जैक्टली ग्रेटर देन है किससे, आपके P स्क्वायर P से और आपके C से नोट निकाल दिया, ठीक है, P से और C से ग्रेटर देन है, यानी कि इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करें हमारी E2 और E3 के लिए तो मुझे क्या मिलेगा कि एग्जैक्टली आपका E2 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, आपके P2 और आपके C से, और सिमिलरली जो आपका E3 है एग्जैक्टली वो ग्रेटर देन होगा किससे, आपके P3 और आपके C से, क्लियर हुआ। इस कंडीशन को एग्जैक्टली हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इससे हमें क्या फाइंड आउट होगा कि यहां पर E2 की वैल्यू एग्जैक्टली ग्रेटर देन P2 C2 है। मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूं, इसमें ये दोनों तरफ क्या करता हूं मैं P2 और C का भाग लगा देता हूं, देखो एग्जैक्टली क्या फाइंड आउट होगा मुझे एग्जैक्टली E2 अपॉन आपका P, ठीक है, 2 और आपका C और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट होगा एग्जैक्टली मेरे को ना, वो होगा एग्जैक्टली E3 और आपका P, ठीक है, 3 और आपका C ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और इन दोनों वैल्यूज को एग्जैक्टली मैं डायरेक्टली यहां यूज करता हूं, ठीक है। यहां यूज करने से मुझे जो फाइनल आउटकम मिलेगा क्या मिलेगा कि cos थीटा जो है वो एग्जैक्टली क्या होगा, मेन कंडीशन है cos थीटा जो है वो एग्जैक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या एग्जैक्टली इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली 1 से बड़ी है, ये इक्वेशन क्या है, दोनों क्या है 1 से बड़ी है, मतलब यहां पर वैल्यू मान लिया 1.1 आए जो भी आए, ये वैल्यू भी क्या है आपकी 1 से बड़ी है, मतलब दोनों क्या है, दोनों वैल्यू 1 से बड़ी है तो उनका गुणा भी क्या होगा 1 से ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, शुड बी ग्रेटर देन 1 आएगी। ये जो फाइनल आउटकम जो शो करता है हमें क्या शो करता है कि एंगल इन बिटवीन 2 एंड 3 वो ग्रेटर देन किससे होगा एग्जैक्टली
1 से होगा। लेकिन देखो कुछ शर्त एग्जैक्टली हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वो शर्त क्या है देखो एग्जैक्टली, बट वैल्यू ऑफ cos थीटा इन रेंज ऑफ -1 to 1। आइए इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ चुके हैं cos थीटा की जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या करती है, वो वेरी करती है -1 से लेकर के +1 तक, ठीक है। आई मतलब cos थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सो दैट दिस प्रोसेस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस इक्वेशन को पूरी को दोबारा बैक पार्ट में ले जाके देखें हम अगर, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा कि cos थीटा की जो वैल्यू है जो ग्रेटर देन किससे नहीं हो सकती, 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए जो फोर्स मोमेंटा जो लिखा गया है, जो फाइनल आउटकम है, वो एग्जैक्टली फीजिबल नहीं है, ठीक है। अब सेकंड देखो एग्जैक्टली सेकंड क्या कहता है कि इफ ए फोटोन पास थ्रू ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, दूसरी कंडीशन क्या थी, स्ट्रॉन्ग फील्ड की थी। हमने क्या माना था कि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लगाया था, लेकिन हमें ये पता लग गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं लगाने से हमारी इक्वेशन ये फाइंड आउट हुई और ये पॉसिबल नहीं है। इफ ए फोटोन पास थ्रू स्ट्रॉन्ग फील्ड, मान लिया कि अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से पास आउट हो रहा है, ठीक है, निकल रहा है वहां से पास फील्ड, देन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर, दोनों का जो पेयर है कैन बी प्रोड्यूस्ड, और दोनों का पेयर प्रोड्यूस कब हो सकता है, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर से वो पास हो, मतलब निकले वहां से। इफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड फोर मोमेंटम, अब शर्त ये आती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाने से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा फोटोन के साथ में, कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस कर देगा। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि वहां से जब वो निकलेगा किसमें से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो फील्ड प्रोवाइडेड फोर मोमेंटम, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जैक्टली अपना मोमेंटम उससे प्रोवाइड करवाएगा, इसको फोटोन को एग्जैक्टली मोमेंटम देगा जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकलेगा। और उसने जो मोमेंटम दिया वो एग्जैक्टली क्या दिया है, ए एंड एडिस, दो मोमेंटम दिए उसमें, कौन कौन से हैं, ए मोमेंटम कौन सा है, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, यानी कि ए मोमेंटम जो है इस फोटोन के साथ ऐड होगा इसके इन पेयर के प्रोड्यूस होने से पहले और इन पेयर के प्रोड्यूस होने के बाद में। इन पेयर और प्रोड्यूसिंग जो पेयर बना है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, इसको भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मोमेंटम प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये किसके लिए है, जो हमारा पेयर प्रोड्यूस होने से पहले के लिए मोमेंटम किसे मिलेगा, फोटोन को मिलेगा, और ये पेयर प्रोड्यूस होने के बाद में किसको मिलेगा, प्रोड्यूस पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को मिलेगा। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम, तो क्या होगा एग्जैक्टली, ये जो हमने इक्वेशन लिखी थी एग्जैक्टली ये वाली फोर मोमेंटम के लिए कंजर्वेशन के लिए, उसमें क्या था, उसमें केवल ये तीन लोग ही शामिल थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी बदल गई, इसलिए क्या बदल गई कि वही पहला मोमेंटम किसका, आपका इसका फोटोन का, प्लस फोटोन को जो स्ट्रॉन्ग फील्ड में से निकलने पर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड ने उसने मोमेंटम दिया वो एग्जैक्टली उसका फोर मोमेंटम ए होगा, मैंने लिखा एग्जैक्टली बराबर है। अब क्या होगा एग्जैक्टली बराबर होगा, और इन दोनों के पेयर के प्रोड्यूस होने के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड ने इनको जो मोमेंटम दिया वो एग्जैक्टली ये जो गया। तो ये एग्जैक्टली कंप्लीट इक्वेशन बनेगी, ये हमारे द्वारा बनाई गई इक्वेशन की एग्जैक्टली अधूरी इक्वेशन है, ठीक है। This equation is valid for all condition provided that energy of photon is greater than 2m0 c square। यानी कि ये कंडीशन जो है, इस कंडीशन को एग्जैक्टली हम सॉल्व करें, वापस इसी प्रोसीड्यूर से हम अगर सॉल्व करें अगर, तो एग्जैक्टली हमें जो फाइनल जो आउटकम मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो इस फोटोन को पेयर प्रोड्यूस के लिए जो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए वो एग्जैक्टली 2m0 c स्क्वायर चाहिए, और ये ए और एडेस के एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर मोमेंटा है, ठीक है। अब देखो of photon is greater than 2m0, ठीक है, hence photon of energy more than 2m0 is passed through a strong electric field, it may produce an electron positron pair। यानी कि उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी उसे अगर मिल जाती है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो एग्जैक्टली पेयर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने पेयर प्रोड्यूस के लिए फोटोन का एग्जांपल लेकर हमने कंडीशन रखी और उस कंडीशन के बेस पे एग्जैक्टली हमने प्रूव करके देखा, लेकिन हमारा इक्वेशन वो शो नहीं कर पाया। इसका मतलब जो हमने कंडीशन जो मेंशन की स्टार्टिंग में वही एग्जैक्टली इसके लिए सुटेबल कंडीशन है। थैंक यू।